बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज़ हो गया और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया और ये एजाज़ उनको हासिल हो गया कि वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो 7वीं मरतबा जॉइंट सेशन से बतौर सदर उन्होंने खिताब किया। और ख़िताब के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई वो कोई सूरत हाल नई नहीं, अच्छी भी नहीं थी और नई भी नहीं थी। एक दो चीज़ें उसमें नई थी, वो हम आपके सामने रखेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि शोर शराबा होता है, अपोजिशन हमेशा सदर मुमलिकत को खिताब करने नहीं देती, रखना डालती है, शोर शराबा करती है, घेराव करती है। वो सब कुछ आज हुआ और जो नई दो चीज़ें वहाँ पे हुई वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से आज वहाँ पे बाजे लाए गए जो कि पहले कभी नहीं लाए गए। सीटियाँ बजती थीं, सब सुनते थे, मुँह से बजा लेते हैं सीटियाँ, या वो सीटी ले आते थे तो वो बजाते थे। मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो है पिछले दौरे हुकूमत में वो सीटियाँ बजाते थे और आज बाजे और बिगल भी ले आए साथ। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, इस इजलास से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, तो उस इजलास के अंदर भी इस बाजों की बाज़गश्त हुई और उनकी जानिब से रोका गया कि ऐसा काम नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बाजे देखने को मिले। तो ये एक वहाँ पर मुनफरिद चीज़ थी जो हुई। और ख़िताब के दौरान जो शोर शराबा होता है वो मामूल के मुताबिक था। बहुत अच्छा हो, काश हम उतने इवॉल्व हो जाएँ कि ये शोर शराबा और ये हंगामा ना हो। उसकी वजह यह है कि सदर मुमलिकत का जो खिताब होता है वो बतौर एक यानी पाकिस्तान के सदर के तौर पे करते हैं। विफाक की वो नुमाइंदा होते हैं, विफाक की अलामत होते हैं, तो उनका खिताब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए होता है। तो जब तक हम मेच्योर नहीं हो जाते पॉलिटिकली, उस वक्त तक ये सूरत हाल जो है हर पार्लिमानी साल के आगाज़ के ऊपर हमें देखने को मिलती रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मिलती रहेगी। तो आज जो उनका खिताब था उसके कुछ अहम नुकात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। साल जब तब्दील होता है, अमूमी साल जो होता है जैसे 2022 से 23 फिर 24, तो उसके ऊपर एक आम तौर पर हम सब अपने साथ एक अहद करते हैं जिसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहा जाता है कि मैं इस साल ये अहद करता हूँ अपने साथ कि ये काम है जो मैं करूँगा और ये काम है जो मैं नहीं करूँगा, या ये मेरे टारगेट्स हैं जिनको मैं अचीव करने की कोशिश करूँगा। तो आज चूँकि पार्लिमानी नए साल का आगाज़ था, इसके ऊपर मुझे ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से भी अनअनाउंस्ड एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो हमारे सामने आई। वो इन तीनों की क्या थी वो मैं आपके सामने रखूँगा और बड़ी क्लैरिटी के साथ आई है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। तो नए पार्लिमानी साल का पहला हंगामा खेज इजलास का आगाज़ तो हो गया और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें से कौन क्या चाहता है वो सब कुछ उन्होंने आज बता दिया। तो तीन लोगों की तीन बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो रिफ्लेक्ट करेंगी तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मौक़िफ़ है आने वाले वक्त में। तो अगर आगाज़ ऐसा है या उनकी रेजोल्यूशन ऐसी है तो आने वाले टाइम के अंदर फिर हालात क्या होंगे मेरे और आपके मुल्क के, कौम के, वो मेरा ख्याल है इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे जो इन्होंने आज बातें की। तो सबसे पहले आते हैं सदर मुमलिकत के खिताब की तरफ। सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बात की वो ये थी कि वक्त कम है और मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं इसको कहता हूँ ये नब्ज़ है इस वक्त पाकिस्तान की, जो मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की हालत है, जो कंडीशंस है और जो हमारा मुस्तकबिल है, ये उसकी नब्ज़ जो है उसके ऊपर सदर आसिफ जरदारी ने आज हाथ रखा। वक्त वाकई बहुत कम है। जितने फ्रंट्स इस वक्त खुले हुए हैं वो आपको इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप बैक वक्त सारी चीज़ों को हैंडल करके संभल सकें। तो मफाहमत के अलावा तो चारा कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी से तवक्को भी यही की जाती है। उनके पास अब एक तो उनकी है शनाख्त ये है कि उनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, बावजूद इसके कि उनकी और बहुत सारे कमी कोताही होगी, नुक्ता नज़र होगे उनके बारे में मुख्तलिफ लोगों का, लेकिन वो मफाहमत के बादशाह के तौर पर भी जाने जाते हैं। अब आज उन्होंने मफाहमत का जो पैगाम दिया, उनकी तकरीर का जो निचोड़ है वो यही था कि मफाहमत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आसिफ जरदारी ये समझ रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल इस वक्त कितनी तशवीशनाक है। उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर एक आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और नंबर दो आपके हालात। और ये दो चीज़ें बैक वक्त साथ नहीं चल सकती, और अगर ये साथ चलती हैं तो उसका नतीजा तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। आप दो में से किसी एक को चुन सकते हैं, या तो आप कह दें कि हमने जो हमारे हालात हैं उनको ठीक नहीं करना, तो फिर तो जितनी मर्जी आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ाते चले जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने हालात को ठीक नहीं करना। और अगर आपने तय किया है
कि आपने हालात को ठीक करना है, हर सूरत ठीक करना है, तो जो उसका प्री रेक्विजिट है वो फिर सियासी इस्तेहकाम है, उसको अचीव करना। अगर वो आप अचीव नहीं करते तो जितनी मर्जी आप एफर्ट्स कर लें, इस तरफ आपको नतीजा जो है उसका वो बड़ा शेकी सूरत हाल नजर आएगी। यानी आप जिसको अश्योरेंस के साथ या सर्टेनिटी के साथ आप बात नहीं कर सकेंगे कि आया हम ये अहदाफ हासिल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि आप बाहर से पैसा लाना चाहते हैं, आप सऊदीया को मेहनत कर रहे हैं, यूएई को करेंगे, कतर को करेंगे, चीन को करेंगे, बाकी ममालिक को करेंगे, या इवन कर्जों के लिए भी आप एफर्ट्स करेंगे। तो जो आपका डोनर होता है या जो आपका इन्वेस्टर होता है वो आपके अंदर के हालात को भी देखता है, वो आपके मुल्क की नब्ज को भी देखता है कि यहां पे चल क्या रहा है, उसके बाद वो फैसला करता है कि मैं यहां जाऊं या मैं यहां ना जाऊं। अगर आपके अंदर हालात जो है वो इस तरह चल रहे होंगे तो फिर उसमें यानी इन्वेस्टमेंट आना और या फिर किसी का कर्जा देना वो एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जरदारी साहब के एंड से आपको आज के दिन जो पैगाम मिला या जो उन्होंने तशखीस की वो है आगे बढ़ने के लिए या तरक्की करने के लिए या मसाइल को हल करने के लिए या हालात को बेहतर करने के लिए एक रास्ता है और वो है मफाहमत, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। साथ ही उन्होंने कंडीशन भी बता दी, वक्त बहुत कम है और ये बात दुरुस्त है, ये 100% दुरुस्त है। मैं अपने सहाफती तजर्बे से आपको बता रहा हूं, जितना हमारा तजर्बा है, ये बात ये यानी आप समझ लें कि ये कोर नुक्ता था जो उनकी गुफ्तगू से आज मैंने अखज किया। अब आते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड के ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ऑपोजिशन कहा जाए तो वो अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है। बाकी ठीक है, उनके साथ दीगर जमातें हैं, कोई एक वाली है, कोई दो वाली है, कोई तीन वाली है, तो उनका वजन इतना नहीं है, उनकी आवाज़ इतनी नहीं है, उनकी रीच इतनी नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ की है और जितनी तहरीक इंसाफ की मुस्सर आवाज़ है, क्योंकि उनका वर्कर चार्ज है, सोशल मीडिया के ऊपर उनका कंट्रोल है और इमरान खान साहब के ऊपर वो जान निछावर करते हैं और इमरान खान साहब के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उनका वर्कर हो, उनकी लीडरशिप हो, टॉप लीडरशिप हो, सारे वो कमिटेड है इस चीज़ के ऊपर और वो सारी ऑपोजिशन वही तहरीक इंसाफ है। आज के दिन तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको क्या पैगाम मिला या क्या वाइब्स आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनके जो टॉप लीडरशिप है, इजलास के बाद वो बाहर आए और आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की, जिसमें जनाब हमारे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब शामिल थे, मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब वो भी शामिल हैं और इनके जो चीफ विप हैं डोगर साहब, मलिक आमिर डोगर, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो उनकी गुफ्तगू के अंदर जो पहली बात मैंने सुनी बैरिस्टर गौर साहब की, वो ये फरमाते हैं कि आज हमने सदर को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की। तो ये भी उनकी जानिब से भी ये आज नए पार्लिमानी साल का आगाज था। सदर साहब क्या गुफ्तगू कर रहे थे और आज की ऑपोजिशन जो है, हर ऑपोजिशन ऐसी होती है, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, मैं उसके तनाजुर में आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी गैर कानूनी सदर हैं। उसकी उन्होंने तौजीह भी पेश की। वो ये कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत का जो ओहदा इनके पास है, चूंकि अब वो विफाक की अलामत है, सदर विफाक की अलामत होता है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बाय द बुक ये बात है। तो वो कहते हैं कि वो उस पार्टी के आज तक सदर हैं, लिहाजा वो गैर कानूनी सदर हैं। एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं आप मफाहमत की तरफ, मफाहमत का हाथ बढ़ा रहे हैं। मफाहमत किसके साथ होगी? नून लीग ऑलरेडी हुकूमत में है और दीगर जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत में हैं और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में हैं, जिनका फिलहाल कहीं जिक्र अज़कार नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो मफाहमत की बात की या जो पैगाम दिया, जो ख्वाहिश का इजहार किया, वो तहरीक इंसाफ की जानिब किया। और तहरीक इंसाफ का जवाब क्या आ रहा है? कल की इमरान खान साहब की गुफ्तगू मैं आपको कल गुजारिश कर चुका हूं सारी, वो इंतहाई सख्त मौक़िफ़ लेके खड़े हुए हैं। वो बात इनसे तो करना नहीं चाहते। इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ की सारी सूरत हाल मैं समझ पाया हूं, वो अगर बात करेंगे या वो बात करना चाहते हैं, जिसका मुतअद्दिद मरतबा वो इशारा भी दे चुके हैं, बल्कि खुले अल्फाज में कह चुके हैं, वो बात उन्हीं से करेंगे जो मैटर करते हैं। और मैटर कौन कर रहे हैं? स्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ कह लें आप उसको। वो मुतअद्दिद मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं। लेकिन ये एक, मैं इसको बदकिस्मती ही समझूंगा, चाहे वो नून लीग के एंड पे हो, पीपल्स पार्टी के एंड पे हो या वो तहरीक इंसाफ के एंड पे हो। एक तरफ आप जमहूरियत का राग अलापते हैं और दूसरी तरफ आप बात, अब नून लीग वाले, आप अंदाजा लगाएं, वोट को इज्जत दो से शुरू होकर, इमरान खान साहब ने ठीक कहा, वोट को इज्जत दो से शुरू हुए और अब बूट को इज्जत दे रहे हैं। तो आपका बयानिया दफन हुआ, वो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया, आप देख लें उनकी ताकत बन गई और ये आज रुल गए, जलील हो गई है। हुकूमत लेने के बावजूद अखलाकी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी कोई वजन नहीं रहा जो मौजूदा हुकूमत बैठी है। बस ठीक है, लेकिन हुकूमत है, अखलाकी तौर पर कमजोर है कि फॉर्म 45 की तहकीकात नहीं करवा रहे, जो कि करवानी चाहिए। अगर आप जीते हुए हैं, आपके पास सब कुछ दुरुस्त है, तो फिर तहकीकात से खदशा, खौफ क्यों है? तो वो तहकीकात नहीं करवाते, अखलाकी तौर पे कमज़ोर हो गए। अब सियासी एतबार से वो इतने कमज़ोर हैं,
ना वो इमरान खान साहब को राम कर पा रहे हैं, और इनको राम किए बगैर बाकी काम नहीं चलता, तो फंस गए ना वो। और अवाम जो है उनको रिलीफ तो दे नहीं सकते, तकलीफ देना तो फिर लाजिम मलजूम है जब आप रिलीफ ना दे सकते हो। तो ये तो खैर इनकी गुफ्तगू थी। इमरान खान साहब का मैंने आपको बता दिया, उनका मूड जो है वो अगर बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, बज़ाहिर यही लग रहा है। लेकिन जो कल उन्होंने सख्त गुफ्तगू कर दी, उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया। वो कहते हैं कि एक तो मैं, जो मेरी बेगम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ISI है और वो आर्मी चीफ के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो भाई अगर आप उधर भी इतनी सख्त पोजीशन ले रहे हैं तो फिर उधर गुफ्तगू कैसे होगी, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इनको राजी किए बगैर ऑपोजिशन को इस हुकूमत का डिलीवर करना, वो जिसको कहते हैं जुए शीर लाना, वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। और ये आज आगाज है नए पार्लिमानी साल का, पहला पार्लिमानी साल जो था हमारा इस नई हुकूमत के आने के बाद, उसके आगाज के ऊपर ये दो गुफ्तगू तो आपने सुन ली। ये मैंने आपको सिर्फ नपतुल्ला उनका बताया है। और कल का बयान शेर अफजल साहब का, जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, वो जनाब उसको एसोसिएट कर रहे थे कि रजीम चेंज में सऊदी अरब भी शामिल था। ये ऐन उस वक्त बात हो रही है जिस वक्त सऊदी वफ्द यहां से जा रहा है, 5-7 अरब रुपए डॉलर की इन्वेस्टमेंट का एक यानी उम्मीद पैदा हो गई, जो कि काफी मेच्योर हो चुकी। और इधर से एक पार्टी की जानिब से एक उनका जो अहम बंदा जो इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट है, मुसलसल मुलाकातें, उसकी जानिब से बयान आया। अगरचे आज इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद कर दी। वो ये कहते हैं मेरी हुकूमत जाने से 2 माह पहले सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए थे, अगर वो रजीम चेंज का हिस्सा होते तो वो ये काम क्यों करते। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशाइंद बात है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस बयान की मजम्मत भी की गई और इसकी तरदीद भी की गई। ये बहुत अच्छा मेरी तरफ से, मेरे ख्याल में उनकी जानिब से एक बहुत अच्छा इकदाम है इमरान खान साहब की जानिब से। अब आ जाती है नून लीग की तरफ। दो पार्टीज का आपको मैंने बता दिया। आसिफ जरदारी साहब ने मफाहमत का पैगाम दिया है और जनाब इनकी जानिब से जो है उन्होंने सीधा कह दिया कि यह सदरी गैर कानूनी है और उनको तकरीर नहीं कर दी, बल्कि बैरिस्टर गौर साहब जो कि चेयरमैन हैं वो बाहर आके इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे कि उन लोगों की जानिब से इतना शोर शराबा हंगामा, यानी ये जो 21 तोपों की सलामी कह रहे थे एहतजाज की हमने उनको दी, और वो इस चीज़ के ऊपर अपना खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमने आसिफ जरदारी को तकरीर मुकम्मल नहीं करने दी और हमारे शोर शराबे की वजह से वो अपनी तकरीर अधूरी छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए। तो ये तहरीक इंसाफ की जानिब, उधर से मफाहमत और इधर से जो जवाब आ रहा है उसको आप ज़रा समझ लें। अब आते हैं नून लीग की जानिब से। नून लीग के किसी आम बंदे ने बात की होती तो शायद उसके इतना वजन ना होता। इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं ख्वाजा आसिफ, वजीर दिफा हैं इस वक्त, उनकी जानिब से बयान आया। अगरचे वो बयान शेर अफजल मरवत का जो सऊदी अरब से मुतालिक बयान था रजीम चेंज के हवाले से, उसके तनाजुर में उन्होंने दिया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उनके बयान की पहले मजम्मत करता हूँ, फिर मैं आपके सामने बयान रखता हूँ कि एक इतने बड़े स्टेचर के आदमी को, पॉलिटिकल आदमी को, पार्लियामेंटेरियन को, जिनका एक खानदानी पस मंजर है सियासत के हवाले से और पार्टीशन से पहले का भी है उनका रोल, उनके वालिद का, उनकी जानिब से इस तरह का बयान देना मेरा ख्याल है उनके शायान शान नहीं है। बयान उनका यह था, जब उनसे क्वेश्चन किया गया पार्लिमानी गैलरीज में, तो उनकी जानिब से कहा गया कि PTI की क़यादत के साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं और इनके साथ सलूक भी मुल्क दुश्मन जैसा होना चाहिए। अब आप सूरत हाल तो देख लेना हुजूर आपकी, कम से कम ख्वाजा आसिफ साहब को अपने हल्के के ऊपर नजर कर लेनी चाहिए। वहां पे फॉर्म 45 और 47 वाला जो मामला है, कम से कम मेरा ख्याल है इसी के पेश नजर ख्वाजा साहब को यह बात नहीं करनी चाहिए थी कि एक तरफ आपकी कामयाबी जो है ना वो लटकी हुई है, अगर तहकीकात होती हैं तो पलड़ा कहीं भी जा सकता है। किधर 50,000 की लीड उनकी थी, फिर नताइज तब्दील हुए, रद्दोबदल हुआ, फिर तहकीकात भी नहीं हो रही और आप उनको कह रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन है। एक तरफ आपको लाले पड़े हुए हैं, आप हुकूमत में हैं, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आपकी जिम्मेदारी है मुल्क को ठीक करना, हालात को ठीक करना, यही दावे यही क्लेम करके आप आए। और जब दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, अपोजिशन का काम शोर शराबा ही होता है, आप भी यही काम करते थे, आपने वो सारा कुछ किया। अगर वो नहीं करी, आपकी कामयाबी तब होगी जब आप उनको राम करें, आप उनको राजी करें, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, उनको एड्रेस करने के बाद फिर मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन है। मुल्क दुश्मन क्यों है भाई? वो कैसे मुल्क दुश्मन है? अगर वो मुल्क दुश्मन है तो फिर 8 फरवरी का जो रिजल्ट है, 8 फरवरी को जो कौम ने नतीजा दिया और जिस तरीके से रिजल्ट्स आए और रुके 10% आने के बाद और 3 दिन तक सिलसिला जारी रहा, अगर वो मुल्क दुश्मन है तो कौम तो उनको मुंतखब कर रही थी फिर, और आप उनको मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। मेरा पॉइंट इस पर यह है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब का यह बयान, उनकी पार्टी का बयान समझ लिया जाए तो फिर तो भाईजान मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो मेरे नाजरीन आप सुन रहे हैं ना, फिर आगे समझ लें आगे अंधेरा है। आगे अंधेरा इसलिए है कि ये जो इनके दरमियान तकसीम है, वो तकसीम इतना बड़ा पहाड़ बनती चली जा रही है ना, लावा जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकली जिसको लावा कहा जाता है ना, वो पक रहा है। और ये जब फटेगा तो अल्लाह पाक रहम करे आप पर, मुझ पर, हम सब पर।
हम ऑलरेडी बड़े मुश्किल हालात में हैं भाई। हुकूमत जो है वो मिन्नत तरले पाँव पकड़ के नाक रगड़ के, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी ADB, कभी सऊदी अरब, कभी UAE, कभी कतर, इधर जाके इस चीन, उनकी मिन्नतें करके राज़ी करके निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर ये सूरत हाल बरकरार रही तो फिर जो उम्मीद है ना भाईजान वो मादूम हो जाएगी। वो बड़ा मुश्किल होगा इन हालात से निकलना। ये वो अलार्म बेल्स हैं जो बज रही हैं, हमारे कानों तक तो पहुंच रही हैं। और जो हालात हैं मुल्क के, ये रोटी की कीमत के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की और तंदूर नान भाई जो एसोसिएशन उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वो कहते हैं आटा हमें महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है, गैस महंगी मिल रही है, रोटी की कीमत आप कम कर रहे हैं तो हम बंद कर देते हैं, नहीं चलाते। तो सूरत हाल भाईजान ये है। आपने शुरू की परचून फरोशों की, दुकान फरोशों की टैक्सों वाला मामला, आपने ऐप जारी कर दी। कल मैं किसी एक बड़े यानी मोतबर आदमी से सुन रहा था, मुल्क भर की ऐप शुरू हुई, 50 रिटेलर्स ने सिर्फ उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई। सूरत हाल नीचे ये है। और ये ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो उनका बयान है, ये तो इस तरह कह रहे हैं जैसे किसी यूरोपीय मुल्क वाली तरक्की चल रही है मुल्क के अंदर, और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस लेवल के ऊपर है कि कोई कुछ भी कर ले, हमारी हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। भाईजान आगे बड़े मुश्किल हालात हैं। आप मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब के साथ ऑपोजिशन में हो तो चले बातें कर लें। वज़ीर दिफा हैं, काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के करीब हैं, नवाज शरीफ साहब के करीब हैं। मैं उनके बयान की मजम्मत करता हूँ। इस वक्त आपको फायर फाइटिंग की ज़रूरत है और जो ये जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की ज़रूरत है, ना कि उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि उनकी पार्टी के जानिब से भी उनके इस बयान की मजम्मत की जानी चाहिए। मुल्क दुश्मन आप उसको करार दे देंगे अगर सियासतदान इस कल्चर को शुरू कर दें, मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करना है एक दूसरे को। पहले तो हम किसी और को कहते थे, अगर आप शुरू कर देंगे तो फिर आप अपनी इज्जत, अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में खुद दे रहे हैं। आप खुद जिम्मेदार होंगे, फिर कल आप किससे शिकवा नहीं कर सकते। आप कल ऑपोजिशन में होंगे और तहरीक इंसाफ आपको मुल्क दुश्मन करार दे दे तो आपको कैसा फील होगा। मेरा ख्याल है आज के दिन ने कम से कम ये वाज़ेह कर दिया कि आने वाले दिन जो हैं पार्लिमानी एतबार से, ये इन 3 बड़ी जमातों के एतबार से, वो जो है मुझे उसमें कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अगर मफाहमत का रास्ता इख्तियार ना किया गया और ये कुछ पीछे हटना पड़ेगा हुकूमत को और कुछ पीछे हटना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, तो फिर दरमियानी रास्ता निकलेगा। इमरान खान साहब को देखते हैं, अगर वो मुज़ाकरात की तवक्को उधर से रखते हैं तो फिर किसी एक साइड से हाथ हौला रख लो खान साहब, इधर भी तुम इन्होंने मंडी जा रहे हो, उधर भी मंडी जा रहे हो, तो फिर रास्ता कितों निकलेगा। रास्ता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसका फॉल आउट जो है वो मैं आप कौम सारी भुगतेगी। वो आपका वोटर है, आपका जो जीते हुए लोग हैं, उनके हल्के वाले भी इससे यानी इन हालात से ये तपिश उन तक भी पहुंचेगी। तो उनका ख्याल करते हुए कोई दरमियानी रास्ता निकालें। अल्लाह पाक हमारे लिए, मुल्क के लिए, आने वाले टाइम के लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा कर दे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।